हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम पर्सनैलिटी डिस्कस कर रहे हैं, यानी व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने व्यक्तित्व की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो मनुष्य की पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण नहीं होता है। जो हमें बाहरी तरीके तरफ से जो दिखाई दे रही है सिर्फ वही व्यक्तित्व नहीं है, उसका आंतरिक चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे मोटिवेशन हो गया, जैसे उसकी थिंकिंग हो गई, उसका एप्टीट्यूड हो गया, उसका एटीट्यूड हो गया, उसकी रीजनिंग हो गई, उसका इमोशंस हो गई, फीलिंग्स हो गई। इन सब से मिलकर मनुष्य की पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी को बनाने के पीछे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा हमने देखा था जो पर्सनैलिटी होती है मनुष्य की वो यूनिक होती है। हर एक मनुष्य है वो दूसरे से अलग होता है। चाहे जुड़वा बच्चे ही हों, दोनों की पर्सनैलिटी अलग होती है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था जो टेम्परामेंट है, जो एनवायरनमेंट है एंड कैरेक्टर हैं, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पर्सनैलिटी के। उसके अलावा हमने ट्रेट्स देखी थी, मोटिवेशन, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पर्सनैलिटी की पहली क्लास जाकर चेक कर लीजिए। मैंने पर्सनैलिटी टॉपिक की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम पर्सनैलिटी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। यानी जो बाहरी रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो वेल ड्रेस्ड है, वो उसके बाल अच्छे से बने हुए हैं, और इंटरनल यानी उसका थिंकिंग कैसी है, उसकी रीजनिंग कैसी है, फीलिंग्स कैसी, इमोशन कैसे हैं, टेम्परामेंट कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीज़ें इंटरनल होती हैं। उसके अलावा हमने देखा था जो पर्सनैलिटी होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होती है। पर्सनैलिटी है वो हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार की होती है, यानी चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार की चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में दिखाई देती हैं। जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। फिर उसके अलावा हमने टेम्परामेंट को, करेक्टर को और एनवायरनमेंट, इन तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट पर्सनैलिटी की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है ये सबसे लेंदी टॉपिक है सभी टॉपिक के कंपैरिजन में। बहुत प्रकार की थ्योरीज़ इसमें दी गई, जैसे हम टाइप थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, साइकोडायनामिक थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की, अपनी अपनी थ्योरीज़ देने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच की, साइकोडायनामिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोडायनामिक थ्योरीज, साइकोडायनामिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की हम आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, कई बार आपको साइकोडायनामिक और एक टर्म आपको और देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, तो क्या ये दोनों टर्म एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? सबसे पहले हम यही समझते हैं। सबसे पहले जो साइकोडायनामिक अप्रोच है इस पर जो सबसे पहले काम किया था वो साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को साइकोडायनामिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने बहुत सारा काम किया है साइकोलॉजी में, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की है, इन्होंने टोपोलॉजी की बात की है, इन्होंने डायनामिक स्ट्रक्चर की बात की है, इन्होंने साइकोडायनामिक थ्योरी भी दी है, बहुत सारा इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म की भी बात की। बहुत सारा काम साइकोलॉजी में इन्होंने किया है। जब ये साइकोलॉजी पर काम कर रहे थे, पहली बात तो ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये अपने मेंटल पेशेंट्स पर काम कर रहे थे। इन्होंने देखा
कि जब भी कोई भी मनुष्य एक व्यवहार कर रहा है, कोई भी एक बिहेवियर वो शो कर रहा है, चाहे वो एग्रेशन शो कर रहा है, चाहे वो हैप्पी है, चाहे वो सैड है, चाहे वो इरिटेट है, चाहे वो किसी भी तरह का टेम्परामेंट शो कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बाई चांस हम कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं, और जो व्यवहार हम कर रहे हैं कई बार हम उसको लेके अवेयर भी नहीं होते कि जैसे कई बार हम बैठे होते हैं और कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं और उसके पीछे का कारण हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस रीज़न नहीं होता। तो क्या होता है जो हमें पता भी नहीं है और जो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो इन्होंने देखा कि इन सब चीज़ों के पीछे का जो कारण है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी। साइकोडायनामिक थ्योरी के पर काम करने वाले बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और आ गए, जैसे इनके फॉलोवर थे, एडलर थे, जैसे इरिक्सन थे, जैसे सुलेवियन थे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया। तो जो ये साइकोडायनामिक है ये एक अम्ब्रेला टर्म बन गई कि सिगमंड फ्रायड और उसके फॉलोवर ने जितना भी काम किया वो किस में आया, साइकोडायनामिक थ्योरीज में आया। और अगर आपसे स्पेसिफिक थ्योरी पूछ ले, साइको एनालिसिस थ्योरी है, वो किसने दी है, वो सिगमंड फ्रायड ने दी है। साइकोडायनामिक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सिगमंड फ्रॉयड और उसके फॉलोवर ने जितना भी काम किया, जितनी भी थ्योरीज दी, वो सब किस में आएंगी, साइकोडायनामिक में आएंगी। और पर्टिकुलर अगर सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की बात की जाती है तो वो कौन सी थ्योरी है, वो साइको एनालिसिस थ्योरी है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इन्होंने अपनी एक बुक दी थी 1900 में जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। आपसे बुक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो बुक है वो किसकी है, सिगमंड फ्रायड की है, या फिर सिगमंड फ्रायड की जो बुक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी है या फिर साइकोडायनामिक्स में जितनी भी थ्योरी आ रही हैं उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसका सेंट्रल पॉइंट है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, यानी अचेतन मन। इन्होंने कॉन्शियस माइंड को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंस दी है। उसके अलावा इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस माना है, यानी पूर्व बाल्यावस्था के जितने भी अनुभव है, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने कहा कि जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में गेन कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बच्चे के सामने जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उस समस्या के साथ किस तरह से डील करता है वही उसकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। जैसे इन्होंने अपनी थ्योरीज में 5 स्टेजेस की बात की थी, जिसमें हम ओरल की बात करेंगे, एनल की बात करेंगे, फैलिक की बात करेंगे, जेनाइटल की बात करेंगे, अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे। तो हर एक स्टेज में बच्चे के सामने कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में अगर सक्षम हुआ, उस रिजोल्व को वो सोल्व कर पाया, अगर उस रिजोल्व को सोल्व करने में वो सक्सेस हुआ तो वो लाइफ के प्रति पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाया तो वो उसकी पर्सनैलिटी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो ये कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, पूर्व बाल्यावस्था के जितने भी अनुभव हैं, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद हम देखें, इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। इड जो होती है वो हमारी रियलिटी पर, जो प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, ईगो है वो रियलिटी पर बेस्ड होता है, और सुपर ईगो है वो एक्सट्रीम हमारी जो एक अच्छाई होती है, जैसे मदर टेरेसा हो गए, जैसे भी स्वामी विवेकानंद हो गए, जो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के धनी होते हैं, वो सुपर ईगो में जाते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। पहला कि हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल को आकारात्मक भी कहा जाता है, आकारात्मक टोपोग्राफिकल मॉडल, यानी कॉन्शियस स्टेट
ऑफ माइंड की हम बात करेंगे। टोपोग्राफिकल जो माइंड है इसमें इन्होंने 3 माइंड की स्टेट बताई। कौन कौन सी? एक तो पहली आती है कॉन्शियस, कॉन्शियस, दूसरी आती है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और थर्ड आती है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। कॉन्शियस को हम कहते हैं चेतन मन, चेतन मन। प्री कॉन्शियस को हम कहेंगे अवचेतन, और अनकॉन्शियस को कहते हैं हम अचेतन। ये 3 टाइप की इन्होंने टोपोग्राफिकल यानी आकार बताए किसके? हमारे माइंड के। अब ये कहते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना है इन्होंने? अनकॉन्शियस को माना है। एक एक को करके समझते हैं। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, जब हम फुल अटेंशन दे रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जहाँ पर आप अपनी अटेंशन लगा रही हैं वहाँ पर आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम ये देखेंगे कि सामने वाला हमारा दोस्त है, हमारा टीचर है, हमारा रिश्तेदार है, या फिर हमारा हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, किस तरह का आदमी हमारे सामने है, हम उसके सामने उसी तरह से बिहेव करते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड का वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, हम हमारे चेतन मन का यूज कर रहे होते हैं। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर हमारा चेतन मन यूज होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड है ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड यानी चेतन और अचेतन मन के बीच में ब्रिज का काम करता है। जो भी चीज़ें हमारे अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर अटेंशन दें तो हम उसको अपनी मेमोरी से रिट्रीव करके वापस ला सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि कल आपने डिनर में क्या खाया था, अभी वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अटेंशन देंगे आप उसको अपने कॉन्शियस माइंड में ले आएंगे, आप उसको रिकॉल करके आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जब रिकॉल करके उन चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, वो चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं? वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं अटेंशन देकर, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको ये कुछ देर तक याद रहेगा, उसके बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाके चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड से आप रिट्रीव करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी में जाकर स्टोर होती हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, अगर हम उस पर अटेंशन दें तो उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर हैं वो हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट है समझना। अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हमारी कभी पूरी नहीं हुई, वो इच्छाएं जाकर हमारी कहाँ पर स्टोर हो जाती? अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। कुछ हमारी नीड्स, कुछ डिज़ायर्स हमारी ऐसी होती हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, सामाजिक रूप से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जिन चीज़ों को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो कहाँ चली जाएंगी? वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जब होता है, जब वो अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास चीज़ें जो भी घटित होते हुए देखता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके माइंड में प्रभावित करती हैं। वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे उसके माता पिता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, अभी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो कहाँ पर स्टोर हो गई? जाकर उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। जब वो बड़ा हो जाएगा, ग्रो अप हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, तो वो भी अपने पार्टनर के साथ लगभग उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे उसने अपने माता पिता को बिहेव करते हुए देखा है। ये किसके कारण हुआ? क्योंकि जो चीज़ें उसने देखी हैं वो कहाँ पर चली गई हैं? अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। अच्छा, दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें हम निकाल के ला रहे हैं वो हम चाहकर निकाल लाते हैं, मतलब जब हम चाहें हम उस पर अटेंशन देकर उस चीज़ों को हम रिट्रीव कर रहे हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें वापस आ रही हैं कॉन्शियस माइंड में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद निकल के आती हैं, वो हमारे
हाथ में नहीं होती। हमें नहीं पता कि जो दमित इच्छाएं, जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर कहीं स्टोर हो गई हैं, वो कब निकल कर बाहर आए। जैसे मैं बात कर रही थी, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपना कॉन्शियस माइंड लगा रहे होते हैं कि मुझे सामने वाले को अपनी पर्सनैलिटी किस तरह की दिखानी है, अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए मैं अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करती हूँ सामने वाले के सामने अच्छा दिखने के लिए। लेकिन जो चीज़ें मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर कहीं स्टोर हो गई हैं, वो भी निकल के आएंगी। अनअवेयर होते हैं हम उसके बारे में, हमें पता भी नहीं होता है कि कब जो हमारी दमित इच्छाएं हैं वो निकल कर बाहर आ गई, वो हमारी पर्सनैलिटी में शो होने लगी। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी डिज़ायर्ड स्टोर हैं, जो हमारे नीड स्टोर्स हैं, इसमें हमारा अग्रेशन भी हो सकता है, इसमें हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकती हैं। इन्होंने लिबिडो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सेक्सुअल डिज़ायर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो लिबिडो पर ही बेस्ड होता है। जो हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझें कि जो भी हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं, जो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, जिन इच्छाओं को हमने रिप्रेस कर दिया, जिन इच्छाओं को हमने दबा दिया, वो इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई, जाकर कहाँ स्टोर हो गई हैं, वो एक डंपयार्ड की तरह काम करता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड वहाँ पर जाकर स्टोर हो गई हैं। उनको रिकॉल करना, उनको रिट्रीव करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो रिट्रीव तो होती ही हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी में हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो ये टॉपोग्राफिक मॉडल है इसको कंपेयर किया गया है किससे? आइसबर्ग से। किससे कंपेयर किया गया है? आइसबर्ग से इसको कंपेयर किया गया है, यानी जो बर्फ़ की चट्टान होती है उससे कंपेयर किया गया है। जैसे समुद्र में जो बर्फ़ की चट्टान होती है वो कुछ पार्ट हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट पानी के नीचे होता है जो हमें नहीं दिखाई देता। तो जो ऊपर का पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ना, जो पार्ट हमें विजिबल है, उसको तो इन्होंने कहा है कॉन्शियस माइंड। मतलब जो हमारा चेतन मन, जो हमें दिखाई दे रहा है वो चेतन मन होता है, और जो अचेतन मन है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है जो हमें नहीं दिखाई दिया गया। इसको कंपेयर भी किया गया है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ये हमारा 1/10 पार्ट होता है हमारे माइंड का, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है, और 9/10 पार्ट है ये कहाँ होता है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड का होता है। जैसे हम बात करें जो प्री कॉन्शियस माइंड है, इसमें लगभग हमारा 10 से 15% तक होता है। इसमें कितना होता है? 10 से 15% तक होता है। ये हम मान के चलते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है, ये टोटल हमारा कितना होता है? 9/10% होता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो कॉन्शियस माइंड है ये लगभग कितना पार्ट होता है? तो ये 1/10, मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा पार्ट जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? इसको आइसबर्ग से कंपेयर किया गया है, एक बर्फ़ की चट्टान से कंपेयर किया गया है। सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने जो अपनी थ्योरी का बेस बनाया वो अनकॉन्शियस माइंड को बनाया। अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि जब ये अपने मेंटल पेशेंट्स पर जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि वो इंस्टेंट कोई भी एक बिहेवियर कर रहे हैं, हर एक मेंटल पेशेंट है वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि उनको अपने अर्ली चाइल्डहुड में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिले, अलग अलग तरह का उनको एनवायरनमेंट मिला, अलग अलग तरह से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश की। जिस भी तरह से वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाए वही उसकी पर्सनैलिटी को शेप कर दिया, वही उसके बिहेवियर को शेप कर दिया, और वही उसके मनुष्य के जो व्यवहार है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो आज के बाद ये कभी मत सोचना कि कोई भी मनुष्य कोई भी व्यवहार कर रहा है वो बाय चांस हो गया। कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, ये मेरे मन में नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में घटित हुई होती हैं। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं होता, बाय चांस हम कोई भी बिहेवियर नहीं करते हैं। हर एक बिहेवियर है वो डिटरमाइंड होता है, हर एक बिहेवियर के पीछे का कारण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डायनामिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको टॉपोग्राफिकल मॉडल माइंड का समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट मैंने आपको करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।